यूपी में चले बुलडोजरों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में कैसे किया बचाव। 2002 गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और अग्निपथ स्कीम पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से किस तरह का अनुरोध किया। आज के इस कोट अनकोट के एपिसोड में मैं अपूर्वा मंधानी आपको इन सभी सवालों के जवाब दूंगी। शो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं इस शो पर मेरी सहकर्मी भद्रा सिन्हा मेरे साथ होती हैं, लेकिन इस बार कुछ निजी कारणों की वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगी इस शो के लिए। अब आज की जो खबरें आप जानते हैं, इस शो कोट अनकोट पर हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट की खबरों के बारे में बताते हैं। इस एपिसोड में हमारे पास जो तीनों खबरें हैं वो आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से। काफ़ी बिजी हफ्ता रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए। जो पहली खबर है वो है यूपी से जुड़ी हुई। यूपी में जो बुलडोज़र एक्शन देखा गया था पिछले महीने में, एक तरह से उसके खिलाफ याचिकाएं दर्ज हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर यूपी सरकार ने अपना डिफेंस, अपनी दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। अब आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड संक्षेप में दूं तो हुआ ये था कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ विवादास्पद टिप्पणियां की थी एक टीवी शो पे, जिसके बाद देश भर में कई जगहों पर कई हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब इसके बाद इन प्रदर्शनों में जो आरोपी सामने आए थे, कई आरोपी यूपी में प्रयागराज से थे, कई कानपुर से थे, कई सहारनपुर से भी थे, लेकिन इसके बाद प्रयागराज और कानपुर में खासकर इन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला के इन्हें ध्वस्त कर दिया गया था। अब इसके बाद इनके खिलाफ याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही इस मामले में याचिका दर्ज है। बुलडोज़र एक्शन देश में कई जगहों पर देखा गया है। हाल ही में दिल्ली में जहांगीरपुरी में जब दंगे हुए थे, इसके बाद भी इसी तरह से जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चलाए गए थे, जिसके बाद जामियत उलमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। अब इसी याचिका पर ही एप्लीकेशन फाइल हुई है प्रयागराज और कानपुर में जो बुलडोज़र चले उनके खिलाफ, और कोर्ट को ये बताया गया है कि जिनके घर तोड़े गए बुलडोज़रों से उन्हें घर तोड़ने के बाद नोटिस दिया गया था। पिछले हफ्ते ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी, हमने आपको पिछले एपिसोड में भी इसके बारे में बताया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन के अंदर अंदर जवाब मांगा था और सुप्रीम कोर्ट ने ओरली एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। ये कहा था कि बुलडोजर की कार्यवाही कानून के अनुसार होनी चाहिए, ये प्रतिशोध नहीं हो सकती, यानी कि रिटेलिएटरी नहीं हो सकती। अगर दंगे हुए हैं, अगर कुछ आरोपी है, तो उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो कानून के हिसाब से लिया जाना चाहिए, उनके घर तोड़कर नहीं लिया जाना चाहिए। ये था सुप्रीम कोर्ट का मतलब पिछले हफ्ते। अब इसके बाद यूपी सरकार ने एक एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये कहते हुए 3 बातें, आपको 3 पॉइंटर में ही बताऊंगी। 3 बातें यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कही है। पहली बात ये है कि जो ये घर तोड़े गए हैं, बुलडोजर चलाए गए हैं, इनका दंगों से किसी तरह का संबंध नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो दंगई थे, जो आरोपी थे, उनके खिलाफ अलग से कार्यवाही चल रही है, बाकी जो कानून है उनके अंदर। और तीसरी बात यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये कही है कि ये जो घर तोड़े गए हैं इनके लिए ये नोटिस, जो नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे, उससे पहले ही इन सभी लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए थे अवैध निर्माणों को लेकर। और इसी पे यूपी सरकार ने कोर्ट को ये बताया, खास करके आपने कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में एक्टिविस्ट आफरीन फातिमा के घर के बारे में सुना होगा। उनके पिता का नाम भी इन दंगों में आरोपियों में शामिल किया गया है। तो यूपी सरकार ने कोर्ट को ये बताया है अब कि उनके घर के लिए भी उन्हें पहले ही नोटिस जारी कर दी गई थी। उन्हें जब उन्होंने नोटिस लेने से इनकार किया तो उनके घर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया था। उन्हें समय दिया गया था कि वो बता पाए कि उनका घर अवैध है या नहीं है, और उन्हें एक और नोटिस दिया गया जब उनका जवाब नहीं आया, ये कहते हुए कि आपके पास 15 दिन का टाइम है, आप इस घर को या जो अवैध निर्माण है, जितना पार्ट अवैध है, उसको आप खुद ही ध्वस्त कर दें। जिसके बाद जब ऐसा ना हुआ
तो यूपी सरकार की दलील के हिसाब से तर्क उन्होंने ये दिया है कि उसके बाद उन्होंने ये बुलडोजर का कदम उठाया। अब इस एफिडेविट के फाइल होने के बाद ये केस दोबारा इस हफ्ते शुक्रवार को कोर्ट के सामने आना था, लेकिन जामियत ने कोर्ट से कुछ और समय की मांग की है यूपी सरकार के एफिडेविट है उसका जवाब देने के लिए। तो अब जब भी ये केस अगले हफ्ते मेरे ख्याल में आएगा तब हम आपको इस केस के बारे में ज़रूर बताएंगे। जो दूसरी खबर है मेरे पास आपके लिए वो भी सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। अब हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व दिवंगत सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जो है उनकी बीवी जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका फाइल की गई थी एक एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ। इस एसआईटी रिपोर्ट ने नरेंद्र मोदी सहित कई और बड़े नेताओं और बड़े अफसरों को 2002 दंगों, गुजरात दंगों के मामले में क्लीन चिट दे दी थी, जिसके खिलाफ जाकिया जाफरी सुप्रीम कोर्ट गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, यानी कि उन्होंने इस एसआईटी की रिपोर्ट को सही ठहराया है। इस मामले के बारे में भी आपको संक्षेप में बताऊंगी। जजमेंट तो काफ़ी लंबी है, 300 पेज की जजमेंट है। इस पे मैंने एक डिटेल रिपोर्ट भी लिखी है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन इस केस के बारे में आपको थोड़ा बताऊं तो एहसान जाफरी जो है, जाकिया जाफरी जो इसमें याचिका करता है, उनके जो पति हैं वो उन लोगों में शामिल थे जिनकी मौत फरवरी 2002 में अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में हुई थी। जिसके बाद जाकिया जाफरी ने उस समय जो गुजरात के डीजीपी थे उनके सामने एक कंप्लेंट दर्ज की थी, ये कहते हुए कि इस केस में एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए नरेंद्र मोदी जो उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ, कई बड़े बड़े नेताओं और अफसरों के खिलाफ, और उन्होंने मांग की थी कि उनके खिलाफ मर्डर का केस दर्ज होना चाहिए। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बैठाई थी दंगों के संबंध में जो भी ट्रायल्स हो रहे थे उनके ऊपर जांच करने के लिए। उसके साथ साथ कोर्ट ने इसी एसआईटी को जाकिया जाफरी की कंप्लेंट के ऊपर जांच करने का भी आदेश दिया था। अब इस एसआईटी ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2011 में नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेताओं और अफसरों को क्लीन चिट दे दी थी। ये रिपोर्ट जब जाकिया जाफरी के हाथ आई 2013 में, तब इन्होंने इस रिपोर्ट के खिलाफ एक याचिका दर्ज की, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने और हाईकोर्ट ने भी इस रिपोर्ट को सही ठहराया। 2017 में हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट में जाकिया जाफरी पहुंची थी तीस्ता सेतलवाद के साथ। इनके लिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आर्ग्यू किया कोर्ट के सामने, और कपिल सिब्बल ने कई तर्क रखे। उन्होंने ये बताया, उनके हिसाब से उन्होंने कोर्ट को ये कहा कि एसआईटी की जांच जो थी उसने सभी सामग्री जो उनके सामने पेश की गई थी उन्हें ढंग से उन्होंने उसकी जांच नहीं की थी। सिब्बल ने कोर्ट को ये भी बताया कि एसआईटी के सामने कई और सबूत भी पेश किए गए थे, कई कॉल डेटा रिकॉर्ड दिए गए थे उन्हें, मुसलमानों के घरों की पहचान करते हुए भीड़ों के, और ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी एसआईटी को दिए गए थे। लेकिन अब सिब्बल ने कोर्ट को ये बताया कि उनके हिसाब से एसआईटी ने इन सभी सामग्रियों की ढंग से जाँच नहीं की थी। लेकिन इन सभी दलीलों को खारिज करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने इस एसआईटी रिपोर्ट को सही ठहराया है। अब इसके बाद जो तीसरी खबर मेरे पास आपके लिए आ रही है वो भी सुप्रीम कोर्ट से है। अग्निपथ स्कीम, जिसके ऊपर पिछले कई दिनों से कई तरह के हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे देश में, इसके खिलाफ भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई हैं। जैसे कि आजकल होता है, जो भी मुद्दा चल रहा होता है देश में, सभी मुद्दे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। अग्निपथ स्कीम भी पहुंच गई है। इस स्कीम के बारे में आपको संक्षेप में बताऊं तो इसे 14 जून को घोषित किया गया था, जिसमें 17.5 साल से 21 साल के बीच के युवाओं को सशस्त्र बलों में रिक्रूट किया जाएगा इस स्कीम के अंदर। लेकिन ये रिक्रूटमेंट सिर्फ 4 साल के लिए होगा। 4 साल के बाद ज़्यादातर इसमें जो रिक्रूट किए गए युवा होंगे उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा बिना ग्रेच्युटी और पेंशन के, जो कि काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। इसके खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। ये जो 21 साल की एज लिमिट है, आपको ये भी बता दूं कि वो उसको 2022 के लिए 23 साल कर दिया गया है। लेकिन इसके खिलाफ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दर्ज हुई। अब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने एक कैविएट लेके गया। ये कैविएट जो याचिका होती है, इसमें बेसिकली केंद्र सरकार ने ये अनुरोध किया है सुप्रीम कोर्ट से कि अगर ये याचिकाएं कोर्ट के सामने आती है तो केंद्र सरकार को सुने बिना इसमें किसी तरह का आदेश नहीं देना चाहिए। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कोर्ट्स जब ऐसा ज़रूरी समझते हैं तो जब याचिकाएं सामने आती हैं वो बिना दूसरी पार्टी या दूसरी पार्टी को नोटिस जारी करते हुए उस स्कीम पर या जो जिस तरह की पॉलिसी को या किसी कानून को चुनौती दी गई है उस पर स्टे लगा देता है। ऐसा कई बार होता है। लेकिन
चूंकि सरकार, केंद्र सरकार ये चाहती है कि ऐसा कुछ भी अग्निपथ स्कीम के साथ ना हो, इसलिए उन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगा दी है, ये कहते हुए कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो पहले कोर्ट को, केंद्र सरकार को सुनने का मौका देना चाहिए, अपनी दलील सामने रखने का मौका देना चाहिए। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें।